नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतु और पादप में किस प्रकार से परिवहन होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए उनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है और साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? अब यहाँ पे चित्र संख्या 11.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हृदय है, ये हृदय है और ये रक्त वाहिनियाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र कहलाती है। क्या कह रहा है कि हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है, ठीक है। हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र कौन बनाती है? तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिल करके, ठीक है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र के बारे में देख लेते हैं। रक्त के बारे में देखते हैं कि जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है। रक्त या रुधिर, उसी को रक्त या रुधिर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ब्लड बोलते हैं, वो बाहर निकलने लगता है। जब हमारे शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो वहाँ से क्या होता है, तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? अब रक्त के बारे में देख लेते हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है। रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। कहाँ प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। क्या करता है? यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत का भाग क्षुद्रांत होता है, वहां से शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ा से जो हमारा ऑक्सीजन होता है, फेफड़ा में जब हमारा ब्लड शुद्धिकरण हो जाता है तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को भी रक्त के द्वारा ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाया जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है, ठीक है। रक्त जो होता है शरीर में से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का भी क्या करता है? कार्य करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से ले जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसको प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। जिसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है। यहाँ पे परिसंचरण तंत्र प्रणाली को दिखाया गया है। चित्र में धमनियाँ लाल रंग से तथा नीले रंग से दिखाई दे रही शिराएँ, ठीक है। धमनी जो है, ये जितने भी यहाँ पे परिसंचरण तंत्र है, यहाँ पे शिरा जो है, धमनियाँ लाल रंग से, जितने भी ये लाल रंग है वो धमनी है, ठीक है। और बाकी नीले रंग से क्या है? वो शिरा है, ठीक है। यहाँ पे हृदय आपका है, यहाँ पे हृदय है, हार्ट है, यहाँ पे शिरा, ये शिरा दिखाया हुआ है और ये धमनियाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है। क्या होता है? लाल रंग के कलर होते हैं जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आरबीसी में क्या होता है? एक लाल रंग के वर्णक होते हैं, रंग होते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करने का काम किया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को अपने शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, और यह हीमोग्लोबिन का काम होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन अगर किसी भी प्रकार से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है
तो क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का सफलतापूर्वक क्या हो जाता है, परिवहन नहीं हो पाता है, कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। रक्त में क्या होता है, RBC के अलावा WBC भी होता है, ठीक है, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है, ठीक है। WBC का काम क्या होता है कि ये शरीर के विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करती है, ठीक है। WBC शरीर के विभिन्न रोगाणुओं को क्या करती है, नष्ट करने का काम करती है, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में जो भी जितने भी रोगाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, WBC करता है, ठीक है। WBC का काम होता है, ये आपको याद रखना है। आगे क्या करे कि बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में क्या हो गया, चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा और कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप ही रुक गया है और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का सा जम गया है, ठीक है। यह देख करके बूझो ने परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। रक्त में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है, पट्टिकाणु कहा जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनना उसमें रक्त में उपस्थित एक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं या पट्टिकाणु कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि रक्त वाहिनियाँ के बारे में देख लेते हैं। रक्त वाहिनियाँ के बारे में कि शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, ले जाने का कार्य करती है। आप जानते हैं कि अंतःश्वासन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति जो होता है फेफड़ों यानी कि फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर के अन्य भागों में करता है। रक्त जो होता है इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में भी करता है। साथ ही रक्त जो होता है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। साथ ही रक्त का काम क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर की कोशिकाएं होते हैं उन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, ले जाने का कार्य भी करती है। और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है या जहाँ से या फेफड़ों में ले जाया जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन वाला रक्त है तो शुद्ध रक्त है, और जिस रक्त में जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो अशुद्ध होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, वो हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। और जैसा कि आपने अध्याय 10 में भी पढ़ा था कि इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, एक तो धमनी होता है और दूसरा सीरा होता है। धमनी और सीरा हम लोग चित्र संख्या 11.1 में देख लिए थे कि धमनी को लाल रंग से रंगा गया था और सीरा को नीले रंग से दिखाया गया था, उसमें दर्शाया गया था। धमनियाँ का काम क्या होता है, अब धमनियाँ जो होती है हृदय से यानी हर्ट से हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनियों का काम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीकी चीज़ है। धमनियों का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी धमनी होता है वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त यानी कि जितने भी शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त जो होता है हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाया जाता है। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। शरीर के हृदय से शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। रक्त प्रवाह क्या होता है, तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है। जब हमारा ब्लड जो होता है अधिक दाब पे होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है पूरे शरीर में 23 सेकेंड में पूरे शरीर में घूम जाता है। हमारा ब्लड जो होता है पूरे शरीर में 23 सेकेंड में पूरे शरीर में घूम जाता है। अतः धमनियों की भित्तियाँ यानी दीवार जो होती है वो मोटी होती है और प्रत्यास्थ होती है, ठीक है, मजबूत होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप को करने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 11.1 को हम लोग देख लेते हैं कि आपने अपने दाहिने दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं वाम कलाई के भीतर भाग पर रखिए। जैसा कि चित्र संख्या 11.2 में हम लोग देखेंगे, क्या आपको कोई स्पंदन, गति यानी कि धक धक करती हुई महसूस होती है।
यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन जो होता है नाड़ी स्पंदन कहलाता है। जब स्पंदन होता है, ब्लड जब ऊपर नीचे करता है, वो क्या कहलाता है? वो स्पंदन कहलाता है, नाड़ी स्पंदन कहलाता है, उसको नब्ज कहा जाता है, ठीक है। और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। जब धमनी में जब ब्लड हमारा प्रवाहित होता है उसके कारण ही होता है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका नस चेक किया जाता है कि नस उसका चल रहा है कि नहीं, धमनियों में जो है रक्त प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है, ठीक है। देखना है कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। यहाँ पे कलाई में नाड़ी स्पंदन को अनुभव करते हुए जब जब भी आप ऐसे दाब करके देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? धमनियों के द्वारा ब्लड यहाँ पे प्रवाहित होते हुए आपको प्रतीत होगा, ठीक है। आगे क्या है? आपने आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने हैं, ठीक है। अब आप जैसे नाड़ी को चेक कर रहे हैं तो आप देखिए कि कितने आपके नाड़ी स्पंदन हुए हैं। प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या को स्पंदन दर कहलाती है। प्रति मिनट जो है जितने भी हमारे ब्लड का स्पंदन होता है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में जब हम सोए होते हैं या फिर अस्थायी बैठे होते हैं तो विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर जो होती है 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का स्पंदन दर क्या होता है? 72 से 80 प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का भी पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए और अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए और उन्हें सारणी 11.1 में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है वे रक्तवाहिनियाँ, अब क्या कह रहा है? वे रक्तवाहिनियाँ वैसी रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, शरीर के सभी भागों से, यानी कि शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में, कहाँ? हृदय में, हार्ट में हमारा ले जाती है, वो शिराएँ कहलाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही समझने वाली यहाँ पे बात है। वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कैसा होगा? अशुद्ध रक्त होगा। तो कह रहा है कि अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, वो शिरा कहलाती है, ठीक है। तो हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त को किसके द्वारा ले जाया जाता है? शिरा के द्वारा ले जाया जाता है। शिरा जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाता है, ठीक है। जहाँ पे हृदय शुद्धिकरण करता है और फिर उसके बाद में जो होता है धमनी के द्वारा शरीर के पूरे भागों में फिर फैलाया जाता है, ठीक है। तो शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त। धमनी, जब हमारे हृदय में ब्लड शुद्ध हो जाता है तो उस ब्लड को धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है और फिर जब शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त को जो है शिरा के द्वारा फिर वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ पे हृदय फिर उस ब्लड को शुद्धिकरण करता है। यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे हम आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किए थे, आपको समझ में आया होगा। शिराओं की भित्तियाँ क्या कह रहा है कि शिराओं की जो भित्तियाँ होती है, जो दीवार होती हैं, अपेक्षाकृत पतली होती है, ठीक है। धमनी की भित्ति कैसी थी? मोटी थी, ठीक है। और यहाँ पे शिरा की भित्ति की जो कैसी होती है, वो अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। शिरा में ऐसे वाल्व होते हैं जो केवल रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, केवल हृदय की ओर ही जाती है, ठीक है। यह हमारा फेफड़ा दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था तंत्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये फेफड़ा है हमारा, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। ये हमारा हृदय है, यहाँ पे हार्ट को दिखाया हुआ है। ये फुफ्फुस धमनी है, यहाँ पे शिरा है, शिरा पतला है, ठीक है। इसकी दीवारें पतली दिखाया हुआ है। ये फुफ्फुस धमनी है और ये फुफ्फुस शिरा है, ठीक है। ये शिरा है, ये धमनी दिखाया हुआ है, ये कोशिकाएं हैं और ये फेफड़ा दिखाया हुआ है, ठीक है। और वही सारी बातें हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं। अब कह रहा है कि चित्र संख्या 11.3 को देखिए, जो हम लोग देख लिए हैं कि क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? ऊतकों में, यानी कि टिश्यू में पहुंच करके वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। उन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं जो होता है पुनः मिल करके शिराओं को बनाती है जो रक्त को धमनी में ले जाती है, रक्त को हृदय में ले जाती है, ठीक है। क्या कर रहा है? कोशिकाएं जो होता है पुनः मिल करके शिरा को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है, ठीक है। अब रक्तदान के समय में क्या होता है, रक्तदान को देख लेते हैं। रक्तदान के समय क्या होता है? कहा कि रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है,
जो कई अनमोल जान बचा सकता है। रक्तदान जो होता है अस्पताल में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान दिया गया रक्त जो होता है ब्लड बैंकों में विशेष देख रेख में रखा जाता है, ठीक है। रक्तदान महादान होता है, ठीक है। ब्लड देने से आपके शरीर में ब्लड कम नहीं होता है बल्कि वो और पूर्ति हो जाती है, ठीक है। अब आइए हृदय के बारे में देख लेते हैं। हृदय जो होता है, हृदय वह अंग होता है, हार्ट हमारा जो वह अंग होता है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर धड़कते रहता है, ठीक है। हमारा हृदय जो होता है कभी भी बंद नहीं होता है। जब हमारी हृदय गति अगर रुक जाएगी तो क्या हो जाएगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। वही कह रहा है कि हृदय वह अंग है, हृदय किसे कहते हैं, हार्ट किसे कहते हैं, जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए क्या करता है, पंपिंग करते रहता है, उसी को हृदय कहा जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है, ठीक है। या बिल्कुल ही असंभव है कि वैसा कोई अगर पंप है जो बिना कभी रुके हुए काम करेगा, लेकिन हमारा हृदय क्या होता है, वो बिना रुके हुए दिन प्रतिदिन अपना पंपिंग करते रहता है, ठीक है। प्रतीत होता है फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत, जीवन भर जब तक जीवन रहता है तब तक क्या होता है, वो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। अब आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्या कहा है कि हृदय जो होता है हमारा वक्ष गुहा में स्थित होता है, ठीक है। हृदय जो होता है हमारा वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। चित्र संख्या 11.1 में हम लोग देखेंगे। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़ करके मुट्ठी बना लीजिए, अपनी अंगुली को भीतर की ओर मोड़ करके मुट्ठी बना लीजिए और आपके हृदय का माप यानी कि साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही होती है। आपके हृदय का साइज कितना होता है, आपके एक मुट्ठी के बराबर होती है। अब जरा सोचिए, क्या कह रहा है कि ज़रा सोचिए कि यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देने के लिए, ठीक है, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है, ठीक है। हृदय जो होता है हमारा 4 कक्षों में बांटा होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है ब्लड एक साथ ना मिल पाए, इसलिए हमारा हृदय कितने कक्ष का बना होता है, तो 4 कक्षों का बना होता है, ठीक है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, ऊपरी जो 2 कक्ष होता है उसको आलिंद कहलाते हैं और निचले कक्ष जो होता है जो उसको निलय कहलाता है। हमारे हृदय जो होता है, स्तनधारियों के हृदय, स्तनधारी, यहाँ पे हर बातों को, हर शब्दों को ध्यान दे करके आप कक्षा को सुनने का, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है कि स्तनधारी में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं, 4 वल्ब होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 ऊपरी जो होते हैं, जो ऊपर वाले जो 2 कक्ष होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं और जो निचले वाले होते हैं, निचले वाले 2 कक्ष होते हैं वो निलय कहलाते हैं। चित्र संख्या 11.4 में हम लोग देखेंगे। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है, ठीक है। ये आलिंद और जो निलय होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त रक्त को मिलने नहीं देता है आपस में, ठीक है। अब सोचिए जरा कि अगर शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो शुद्ध रक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो फिर क्या होगा, आदमी जी नहीं पाएगा, क्योंकि अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अब कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र संख्या 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए और इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मानव हृदय का काट चित्र दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मानव हृदय, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। देखिए यहाँ पे ये महाशिरा है, ये मोटे मोटे है, ठीक है। ये महाधमनी है और उसके बाद में ये फुफ्फुस धमनी है और यहाँ पे फुफ्फुस शिरा है, ठीक है। यहाँ पे दायां आलिंद दिखाया हुआ है, दायां आलिंद है और यहाँ पे बायां आलिंद है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, ये देखिए दायां आलिंद है और यहाँ पे ये बाएं आलिंद दिखाया हुआ है, ठीक है। बायां निलय है ये, ठीक है। आलिंद निलय क्या होता है, नीचे होता है, न से निलय और न से नीचे होता है, आलिंद ऊपर होता है, ठीक है। दायां आलिंद ऊपर और दायां आलिंद और आलिंद जितने भी होते हैं दाएं बाएं आलिंद ऊपर होता है, निलय क्या होता है, दाएं निलय या फिर बाएं निलय नीचे होता है। कक्षों के बीच के विभाजन की ये दीवार होती है, ये कक्षों के बीच की विभाजन की दीवार होती है, ये दायां आलिंद है हमारा और ये क्या होता है, ये बायां आलिंद है, ठीक है। ये ऊपर की साइड में और ये बायां निलय है, ठीक है, और इसके बीच में ये दीवार होता है।
और ये दायां निलय है, ठीक है। इसी में हमारे जितने भी ब्लड का काम होता है, प्योर और इम्प्योर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का काम इसी में शुद्धिकरण होता है और इसी में आते जाते रहता है, ठीक है। अब आइए हृदय स्पंदन, हृदय की स्पंदन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हृदय के कक्ष की भित्तियाँ जो होती है पेशियों की बनी होती है। हृदय के कक्ष की भित्ति जो होती है, दीवार जो होती है, वो किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती रहती है। ये पेशियाँ जो होती है लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती रहती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर के हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है। हृदय का स्पंदन क्या होता है? जीवन के हर क्षण होता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो आपके हृदय स्पंदन धड़कन को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हृदय की दर मापा जाता है, हृदय की स्पंदन दर मापा जाता है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है। नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चित्र संख्या 11.5 में हम लोग अभी स्टेथोस्कोप को देखेंगे। चिकित्सक जो होता है स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक जो होता है स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस अपने हृदय के स्थान पर रख करके श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए अब हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखते हैं। क्रियाकलाप 11.2 में 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए और कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कस करके लगाइए और कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान करके लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र संख्या 11.5 बी में भी देखेंगे। अब रबड़ की नली के से मुक्त सीधे को क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए ये स्टेथोस्कोप दिखाया हुआ है। डॉक्टर आप लोगों ने तो हमेशा देखते हो ये डॉक्टर साहब जो अपने गले में लगाए रहते हैं, ठीक है। इसको आप एक कान के पास रखिए और कीप के मुख को अपने वक्ष पर यानी कि हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन सुनाई दे रहा है? ठीक है। यह ध्वनि जो होता है हृदय स्पंदनों की दर होती है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है। 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना जो है आप कीजिए और अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन यानी कि पल्स दर को उसमें रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। और पता लगेगा कि कितना कितना कब धड़का है। आगे कह रहा है कि क्या आपको पता है कि अपने अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन की दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में से एक स्पंदन उत्पन्न करता है और प्रत्येक मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद जो होता है हृदय स्पंदन दर को बताती है, ठीक है। यहाँ पे हृदय स्पंदन और स्पंदन दर को दिखा रहा है कि विश्राम की अवस्था में जो होता है हृदय स्पंदन कितने होता है, हमारा स्पंदन दर कितना होता है, ठीक है। और दौड़ने के बाद में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है उसको लिखना था, ठीक है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है कि हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। क्या कह रहा है, हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति जो होता है रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। आगे क्या कह रहा है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। नामक एक चिकित्सक ने किया था जो अंग्रेज थे, ठीक है। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त जो होता है शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है, ठीक है। और इस मत के लिए हार्वे का उपहास भी किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा गया था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना भी बंद कर दिया था। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता भी मिल गई थी। अब आगे क्या करें कि बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंदन और हाइड्रा में भी रक्त स्पंदन होता है? क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। स्पंज और हाइड्रा में
कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, स्पंज और हाइड्रिया जिस जल में रहते हैं वही उसके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या करता है, कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में भी अध्ययन करते हैं। अब जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि जंतु में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, पिछली वाली कक्षाओं में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन नहीं कि बिना पचा हुआ भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होता है शरीर द्वारा कैसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं हमारे शरीर में। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है, कौन करती है, कोशिकाएं जब अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ जो होता है अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होने लगती है। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं। क्या होते हैं, विषाक्त होते हैं, पॉइजन युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको उत्सर्जन कहा जाता है। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब आइए मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। रक्त में उपस्थित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से क्या होता है, बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, यह किस प्रकार से होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब तक हम रक्त को छानेंगे नहीं तब तक हमारे शरीर से हमारे ब्लड में मिले हुए अशुद्धि पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, यह व्यवस्था जो होता है ब्रिक यानी कि गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। ठीक है, हमारे ब्लड को छानने का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को छानने का काम करता है ब्रिक यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी। ठीक है, ब्रिक गुर्दा यानी कि किडनी जो होता है हमारे ब्लड को छान करके शुद्ध करता है। ठीक है, जब रक्त जो होता है, रक्त दोनों ब्रिकों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर दिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होता है मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। ब्रिकों से यानी कि किडनी से जो होता है, मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो होता है मूत्राशय में चला जाता है। ब्रिक से किडनी में जब हमारा ब्लड छनता है वहाँ से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो होता है कहाँ जाता है, मूत्राशय में चला जाता है। और मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है। मूत्र वाहिनियाँ कैसी होती है, नली के आकार की होती है, एक पाइप जैसी होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय में हमारा मूत्र संचित कहाँ होता है, तो मूत्राशय में संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जो होता है जो जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। चित्र संख्या 11.6 में हम लोग देखेंगे। मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग दूसरा सिरा खुला होता है। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा क्या होता है, खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्रिक, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ये आपको सीरियल याद रखना है। पहले क्या होता है, ब्रिक होता है, ठीक है, उसके बाद में मूत्रवाहिनियाँ होता है, दो में होता है मूत्रवाहिनियाँ, फिर उसके बाद में मूत्राशय होता है, फिर उसके बाद में मूत्रमार्ग होता है। ये आपको सीरियल परीक्षा में दे दिया जाता है। ठीक है, ब्रिक, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, ये उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर के उत्सर्जी तंत्र क्या कौन कौन से मिलकर बनाते हैं, तो ब्रिक, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग मिलकर के हमारे शरीर के उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका सीरियल याद रखना है। सीरियल में पूछा जाता है परीक्षा में। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति जो है वो 24 घंटे में जो होता है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर, वो यानी कि 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल होता है। हमारा जब मूत्र जो होता है उसमें कितना जल होता है, 95% यानी कि 95% जल होता है और
0.5% यानी कि 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। हमारे मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 95% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जल ही होती है, और 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। या हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना यानी कि स्वेद आता है। गर्मियों में हमें क्या होता है, गर्मी जब होती है तो अधिक अधिक मात्रा में हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना निकलने लगता है, स्वेद आता है। स्वेद में जो होता है जल और लवण होते हैं। स्वेद हमारा जो पसीना होता है तो पसीना में क्या होता है, जल और लवण होते हैं, जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं, विशेष करके उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन भी होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिस करके पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है, और जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक किसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति के ब्रेक का काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का ब्रेक यानी कि किडनी काम करना बंद हो जाता है। ऐसे किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। ब्रेक के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम ब्रेक द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं होते हैं। इस प्रकार रक्त क्षरण की विधि को अपोहन विधि कहा जाता है, यानी कि डायलिसिस कहा जाता है। अपोहन विधि, ठीक है, यानी कि डायलिसिस किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की जब किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस कराया जाता है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर काफ़ी मात्रा में पैसे भी वसूल कर लेते हैं। और ये जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस एक कृत्रिम मशीन होता है। जिस तरह से हमारा किडनी अगर ख़राब हो गया तो किडनी के बदले में वो मशीन काम करता है, ब्लड साथ छान करके हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करा देता है, ठीक है, लेकिन वो अधिक दिनों तक नहीं हो पाता है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जो डायलिसिस होती है, डायलिसिस किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, प्रसरण, अपसरण या फिर विकिरण, या जो भी होता है ऑप्शन आप दे दीजिएगा, ठीक है, कि जो डायलिसिस होता है किस प्रक्रिया के कारण होती है, ठीक है, किस पे आधारित होती है। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में, किसके रूप में, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत सफ़ेद रंग का यौगिक यानी कि यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। मानव द्वारा, किसके द्वारा, मानव द्वारा यूरिया होता है, ठीक है। लेकिन यूरिक अम्ल के रूप में कौन करता है, यूरिक अम्ल के रूप में जो होता है पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु होते हैं, ठीक है, वो यूरिक अम्ल के रूप में अपना मूत्र विसर्जन करता है। लेकिन मानव जो होता है यूरिया के रूप में करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आइए पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पौधे यानी कि पादप जो होता है अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा मृदा से, किससे, मिट्टी से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पत्तियां, अब क्या होता है, पत्तियां जो होता है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, पत्तियां जो होता है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के परिक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के परिक्रम के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। कौन, पत्तियां, ठीक है। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो उन कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिस वजह से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कोशिकाएं जो होता है इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाओं को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं?
अब आइए, जल और खनिजों का परिवहन किस प्रकार से होता है हमारे पेड़ पौधों में, यानी पादपों में जल और खनिजों का परिवहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखते हैं। पादप यानी कि मूल यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित तो करते हैं, और मूल में जो होता है मूल रोम होते हैं। मूल में क्या होता है, तना में जो क्या होता है मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम जो होता है मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। मूल रोम कहाँ होता है, तो मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। चित्र संख्या 11.7 में देखेंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है। पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, अब इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में क्या कह रहा है कि पादपों में मृदा से यानी मिट्टी से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। क्या बनाती है, संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक क्या कह रहा है कि ऊतक जो होता है, ऊतक हमारा कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहा जाता है, दारू कहते हैं। हिंदी में दारू कहते हैं, इंग्लिश में जाइलम कहा जाता है। ठीक है, दारू और जाइलम, जाइलम का ही दूसरा नाम दारू है। तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन को हमारे पादप में जो होता है, पेड़ पौधे जो होता है, जल और पोषक तत्व किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो जाइलम के द्वारा, दारू के द्वारा। ठीक है, चित्र संख्या 11.7 में देखेंगे। जाइलम जो होता है चैनलों यानी कि नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आगे क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। पत्तियां जो होती है भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोएम, यानी कि पोषवाह कहते हैं, फ्लोएम। ठीक है, भोजन को पादप के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा, तो फ्लोएम के द्वारा, पादप के। ठीक है, भोजन को क्या कह रहा है, भोजन को पादप के यानी कि पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में किसके द्वारा भोजन ले जाया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा। और जल किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है जिसको दारू भी कहा जाता है, और पौधे के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा यानी कि पोषाहार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस यहाँ पे मूलरोम दिखाया गया हुआ है। ये देखिए जाइलम यानी कि दारू को दिखाया हुआ है। ठीक है, यह हमारा पेड़ है। जल और खनिजों का परिवहन मूलरोम के एक भाग में किसी वृक्ष में दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक, अब आइए क्रियाकलाप 11.3 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही और एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बाल्सम, और एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें और इसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें, और एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी के आधार पर से एक ब्लेड की सहायता से उसको काट करके गिलास में, जैसा कि चित्र संख्या 11.8 अ में दिखाया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रंगीन पानी में रखी गई शाखीय पौधों की टहनी यहाँ पे काट करके रखा हुआ है। क्या शाखीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का होता हुआ दिखाई देता है। टहनी को जो है अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। ठीक है, अब आइए वाष्पोत्सर्जन को देख लेते हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप जो होता है वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा बहुत अधिक जल निर्मित करते हैं। पादप किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जल का निर्मित करते हैं। ये भी यही है, ये बीपीएससी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि पादप जो होता है किसके द्वारा जल का निर्मित करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, पादप जो होता है, आगे क्या कह रहा है कि पादप जो होता है मृदा से यानी मिट्टी से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। अवशोषित किया गया सारा जल जो क्या होता है, पादप के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र, पत्तियों की सतह पे क्या होता है, उपस्थित रंध्रों से
वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा जल वाष्पित हो जाता है और पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण यानी कि अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव जो होता है इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न आपको देखने को मिल गया कि पादप को यानी कि पेड़ पौधों को ठंडा 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 रखने में कौन सहायता करता है, तो वाष्पोत्सर्जन। पादप को ठंडा रखने में कौन सहायता करता है, तो वाष्पोत्सर्जन करता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करता है। तो चलिए आज का कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहीं तक था आज का। हम उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।